दोस्तों, आज मैं अभय कुमार दुबे एक बार फिर नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, मोदी जी जब भी अचानक घोषणा करते हैं कि वे राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं, तो कुछ सनसनी सी फैल जाती है। क्यों ना हो? ऐसे ही एक संदेश में उन्होंने देश को नोटबंदी की भंवर में झोंक दिया था, जिससे देश आज तक पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोग निजी बातचीत में आज मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मोदी जी आज इस्तीफा भी दे सकते हैं? लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी इस्तीफा देकर पूरे देश की त्रस्त जनता को कुछ राहत देंगे। उन्हें यह इसलिए भी लग रहा था कि अभी अमित शाह ने एक मोदी आधारित इंटरव्यू दिया था और मोदी जी ने भी अपनी तरफ से एनडीए के सांसदों के सामने अमित शाह का परिचय कुछ इस अंदाज से दिया था जैसे कि वे उनके उत्तराधिकारी हों। बहरहाल, यह उम्मीद मेरे मासूम दोस्तों को ही थी, मुझे नहीं। मैं तो सूत्रों के हवाले से चल रही उस खबर पर ज़्यादा भरोसा कर रहा था, जिसके अनुसार मोदी जी जीएसटी 20 को लॉन्च करने की घोषणा करके अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले थे। हुआ भी यही। पूरे 19 मिनट तक मोदी जी लगातार हमेशा की तरह देश के सामने झूठ परोसते रहे। पूरे 19 मिनट तक। आप सोचिए कि ये आप सोचिए कि ये पूरे 19 मिनट तक देश की जनता ने उनसे जो सुना, वो एक खास तरह का झूठ था। कभी-कभी नेताओं के झूठ डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यह बात मोदी जी के बारे में लागू नहीं होती। वे छाती ठोक कर झूठ बोलते हैं। दरअसल आजकल केवल यही एक काम ऐसा है, जो वे धड़ाके के साथ करते हैं, वरना उनके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ से और दूसरी तरफ से उनके झूला मित्र शी जिनपिंग ने उन्हें दबोच रखा है। उनके दबाव में मोदी जी ज़्यादातर चुप रहते हैं। क्या उस झू आइए देखें कि उनका सबसे ताज़ा 19 मिनट लंबा झूठ किस काम का है। क्या उस झूठ से हमारी समझ भारतीय राजनीति के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बढ़ती है? दोस्तों, झूठ 3 तरह के होते हैं। पहला होता है वह जिसे हम महज़ झूठ कहते हैं। दूसरा होता है वह जिसे हम सफ़ेद झूठ कहते हैं, यानी इसकी पोल खुल चुकी हो मगर फिर भी उसे बोला जाता है। तीसरा झूठ होता है आंकड़े। यह थोड़ा जटिल होता है क्योंकि उसे बहुत चालाकी के साथ परोसा जाता है। मोदी जी ने अपने भाषण में जो झूठ बोला है, वह आंकड़ों के आधार पर ही गढ़ा गया है। इस झूठ की मुख्य बात यह है कि मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने जीएसटी के रेट्स कम कर दिए हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स भी बोलते हैं। उन्होंने जीएसटी के रेट कम कर दिए हैं, जिससे त्योहार के इस मौसम में सारा देश बचत उत्सव मनाने के मूड में आ गया है। अब मिडिल क्लास और एक कथित मिडिल क्लास के पास इतने पैसे बच जाएंगे कि वह कार खरीद सकेगा, दुपहिया वाहन खरीद सकेगा, टीवी और फ्रिज खरीद सकेगा और मकान वगैरह खरीद सकेगा। और होटलों के रूम तक सस्ते हो जाएंगे, जिससे यह मिडिल क्लास आजादी और बेफिक्री से घूमने फिरने निकल सकेगा। अपने पूरे संदेश में मोदी जी कहीं भी आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध, शिक्षा के लिए फीस और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोल, डीजल जैसी चीज़ों का ज़िक्र करते हुए नहीं दिखते। जैसे ये चीज़ें तो 1.5 अरब भारतवासियों को आसानी से सुलभ हों ही, बस उन्हें अगर कुछ ज़रूरत है तो लाइफ़स्टाइल गुड्स की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट रूप से कह रहा था कि जैसे ही मिडिल क्लास इन चीज़ों को खरीदेगा, वैसे ही भारत विकसित भारत बनने की तरफ रवाना हो जाएगा। दोस्तों, इसी जगह से मोदी जी के झूठ का एक और पहलू सामने आता है। वे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का दावा करते हुए देश की जनता से उसे अपनाने की अपील करते हुए भी दिखे। मानना पड़ेगा, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मोदी जी ने जो अर्थव्यवस्था बनाई है, वह अरबों रुपए का चीनी माल आयात करती है, अरबों रुपए का चीनी माल आयात करती है। उन्होंने जो बाजार बनाया है, उसमें चीनी माल भरा पड़ा है। मोदी जी की ज़रूरत देखिए, वे चीनी माल भी आयात करेंगे और स्वदेशी की अपील भी करेंगे। आत्मनिर्भरता की ज़रूरत भी समझाएँगे। और तो और, ये बातें एक ऐसा प्रधानमंत्री कर रहा है, जिसकी कार से लेकर चश्मे, पेन और एक-एक चीज़ से लेकर हर इस्तेमाल की चीज़ महँगे से महँगे विदेशी ब्रांडों की होती है, जिसके बारे में स्वयं उसकी पार्टी में दबी ज़ुबान से बताया जाता है कि मोदी जी किस देश से मंगाया हुआ बेशकीमती फेशियल इस्तेमाल करते हैं। क्या कहना है भाई? झूठ बोला जाए तो इस दावे के साथ बेहस ढंग से बोला जाए।
यहाँ मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के कितने सदस्यों की औलादें स्वदेशी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बजाय विदेशों में पढ़ती हैं। अगर कोई ये सवाल पूछना चाहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि नेपाल के उन्हें भी नेपाल के नेपो किड्स की तर्ज पर क्यों नहीं देखा समझा जाना चाहिए। मोदी जी के सत्ताधारियों के नेपो किड्स की लिस्ट कई बार टीवी पर सुनाई भी जा चुकी है। दोस्तों, क्या इस बात में कोई शक रह जाता है कि मोदी जी का पूरा भाषण उन लोगों के लिए था ही नहीं जो आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध, शिक्षा के लिए फीस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोल, डीजल जैसी चीजों को खरीदने के लिए रोजमर्रा की जद्दोजहद में अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, पूरा दिन खर्च कर देते हैं। उनका भाषण या तो मिडिल क्लास के लिए था या एक ऐसे काल्पनिक मिडिल क्लास के लिए था जिसे मोदी जी नियो मिडिल क्लास कह रहे थे। यह 25 करोड़ की जनसंख्या, ये मोदी जी का दावा है कि नियो मिडिल क्लास की जनसंख्या 25 करोड़ है। यह 25 करोड़ की जनसंख्या वाला नियो मिडिल क्लास दरअसल कागजों में ही मिलता है और ये कागज सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने तैयार किए हैं एक ऐसी दावेदारी के आधार पर जिसकी बुनियाद की पोल बहुत से अर्थशास्त्री खोल चुके हैं। जो भी हो, इसके बारे में मैं आपको फिर किसी सीधी बात में बताऊंगा। आज तो मुझे आपको यह समझाना है, आज मुझे और आपको यह समझना है कि जीएसटी के रेट कम होने से हमारा देश विकसित भारत कैसे बनेगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि जीएसटी में अभी जो रेट कट किया गया है उसे किसी भी तरीके से रिफॉर्म की संज्ञा दी ही नहीं जा सकती। रिफॉर्म का तो मतलब होता है कि जीएसटी की पूरी प्रणाली और पूरे ढांचे को बदलना। ऐसा नहीं किया गया है। सिर्फ उसके जो जीएसटी की दरों की जो स्लैब थी उन्हें घटाकर 2 स्लैब में बदल दिया गया है और उन स्लैब्स को कुछ कम भी किया गया है। दरअसल इस रेट कट का तो भारत की अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर हमारे गरीब मजदूरों और विभिन्न आय वर्ग को बहुत नुकसान होने वाला है। आप मेरी बात से ताज्जुब में मत पड़िए। आप मोदी जब मैं पूरी बात कह चुकूं तब आप मोदी जी की बात के सामने रख के मेरा दावा देखिए। मेरा कहना है कि जीएसटी का जो रेट कट हुआ है, जो रेट में कमी की गई है, उससे अर्थव्यवस्था को फायदा होने की बजाय नुकसान होगा और हमारे देश के गरीबों, मजदूरों और निम्न आय वर्ग को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, यहां समझने की बात यह है कि जीएसटी लागू होता है संगठित क्षेत्र पर, असंगठित क्षेत्र पर जीएसटी लागू नहीं होता। जबकि भारत का 94% रोजगार असंगठित क्षेत्र से ही मिलता है। यह संगठित क्षेत्र का सीधा मतलब है रोजगार शुदा लोगों की यूनियनों वाला क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का मतलब यह है जहां रोजगार शुदा क्षेत्र बिना यूनियनों में संगठित हुए काम करता है। वहां दिहाड़ी का काम होता है, ठेके पर मजदूर काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है। असंगठित क्षेत्र कुल मिलाकर गरीबों का क्षेत्र है, निम्न आय वर्ग वालों का क्षेत्र है। जीएसटी के नियमों के अनुसार अगर आपका टर्नओवर 50 लाख प्रति साल से कम है, अगर किसी उद्यम का टर्नओवर 50 लाख प्रति साल से कम है तो आप जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है। अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आप एक कंपोजिशन स्कीम के तहत आते हैं जिसमें टैक्स देने वाले को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर कोई आपसे खरीदारी करता है तो उसको एक रिवर्स चार्ज का भुगतान करना पड़ता है। यानी असंगठित क्षेत्र में आने वाले उन उद्यमियों को इनपुट क्रेडिट न मिलने से नुकसान हो जाता है। वजह यह है कि संगठित क्षेत्र को इनपुट क्रेडिट मिलने से उसकी लागत कम हो जाती है और इनपुट क्रेडिट न मिलने से असंगठित क्षेत्र की लागत वही की वही रह जाती है। यानी जीएसटी संगठित क्षेत्र का सामान सस्ता कर देता है और असंगठित क्षेत्र का माल उसके मुकाबले महंगा हो जाता है। 2018 के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में लगातार यही हो रहा है और सरकार के जो प्यारे अर्थशास्त्रियों की लंबी चौड़ी जमात है वो लगातार इस बात को छिपाती है और गोदी मीडिया भी इस बात को छिपाता है। कैसे कह रहा हूं कि जीएसटी की वजह से असंगठित क्षेत्र को या तो असंगठित क्षेत्र के कुछ उद्यमों पर जीएसटी लागू ही नहीं होता या अगर लागू भी होता है तो वहां पर उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, जबकि संगठित क्षेत्र में इनपुट क्रेडिट मिलता है जिससे उसकी लागत कम हो जाती है और असंगठित क्षेत्र की लागत वैसी की वैसी ही रहती है। संगठित क्षेत्र अपने सामान को चाहे तो सस्ता बेच सकता है लेकिन असंगठित क्षेत्र अपने सामान को उतना सस्ता नहीं बेच सकता। यही है कारण जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र से डिमांड संगठित क्षेत्र में शिफ्ट हो जाती है। केवल 4% रोजगार देने वाले संगठित क्षेत्र को लाभ होता है और 94% को रोजगार देने वाला असंगठित क्षेत्र मार खाता है। यही है जीएसटी का कमाल।
मोदी जी जीएसटी का यह कमाल अपने संदेश में कभी नहीं बताने वाले। अब देखिए, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में बनता था, लेकिन इसी की वजह से उनकी डिमांड जीएसटी लागू होने के बाद में संगठित क्षेत्र में बनने वाली प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में चली गई। चमड़े की वस्तुओं बनाने वाले उद्योगों के क्षेत्र में भी यही हो चुका है। यही हालत लगेज बनाने वाले क्षेत्र उन उन लगेज बनाने वाले क्षेत्र में हो चुका है। उन क्षेत्रों के जो एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन है, वो अपने वक्तव्यों में इस बात को बता चुके हैं। ये पूरी प्रक्रिया 2018 से लगातार जारी है। अब सोचिए, जहां पहले से ही जीएसटी संगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहा हो और असंगठित क्षेत्र को मार पड़ रही हो, उस सूरत में जब संगठित क्षेत्र में रेट कट हो जाएगा और रेट में कमी आ जाएगी, तब क्या होगा? उनका माल और सस्ता हो जाएगा और वो असंगठित क्षेत्र को और ज्यादा कड़ी प्रतियोगिता देने लगेंगे। यानी संगठित क्षेत्र का सामान और भी ज्यादा महंगा होगा, वो और भी कम गिरेगा। लोग संगठित क्षेत्र द्वारा बनाए गए सामान को ज्यादा खरीदेंगे। असंगठित क्षेत्र में फैक्ट्रियां बंद होंगी, रोजगार कटेंगे, ले ऑफ होंगे और काम के घंटों में कटौती होगी। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जीएसटी का रेट कटते ही मांग और ज्यादा बड़े पैमाने पर असंगठित से संगठित क्षेत्र में चली जाएगी। यानी वह कारण और बढ़ जाएगा, जिससे मोदी जी की अर्थव्यवस्था में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस बदलाव से गरीब के ऊपर और ज्यादा मार पड़ेगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं और जब यह डिमांड शिफ्ट होगी असंगठित से संगठित में, तो उसकी वजह से वहां पर बेरोजगारी और बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। डिमांड प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी के समय से असंगठित क्षेत्र को 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। असंगठित क्षेत्र को नुकसान होने का मतलब यह है गरीबों को नुकसान हो रहा है, कम आय वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा है, साधारण मजदूरों को नुकसान हो रहा है, दिहाड़ी मजदूरों को नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नुकसान हो रहा है, इन सबको नुकसान हो रहा है। जो उत्पादन वह कर सकता था, वह उत्पादन वो नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर पिछले 8 साल में अगर एक मोटा-मोटा अनुमान लगाया जाए, तो करीब-करीब असंगठित क्षेत्र को 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 100 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का मतलब है देश की कम से कम 90% आबादी को होने वाला नुकसान। अब ये आबादी 90% कौन है, बाकी 10% कौन है, इस पर भी मैं एक संक्षेप में यहाँ चर्चा करूंगा। प्रश्न यह है, क्या मोदी जी के पास इस समस्या का कोई समाधान है? लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न यह है, क्या इस समस्या के प्रति सचेत भी हैं? दोस्तों, यहां दूसरी बात समझने की जो है वो यह है कि हमारा जो जीडीपी का डेटा होता है, वह संगठित क्षेत्र के आधार पर ही नापा जाता है, न कि असंगठित क्षेत्र के आधार पर। असंगठित क्षेत्र का डेटा तो सरकार जमा ही नहीं करती। जिस रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई बताई जाती है, वह 6-7% की दर तो सिर्फ संगठित क्षेत्र के डेटा के आधार पर है। अगर हम असंगठित क्षेत्र में हो रही गिरावट को उसमें से ऋण माइनस कर दें, उसमें से निकाल लें, तो हमारा ग्रोथ रेट 1 या 2% ही रह जाएगा। यही है हमारा असली ग्रोथ रेट। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हो पाई है। यह 3.8 ट्रिलियन है, 3.8 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं है। अभी तो हम सिर्फ 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, यानी केवल 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। दरअसल असंगठित क्षेत्र में कम से कम 5% प्रतिवर्ष की गिरावट हो रही है। नोटबंदी के बाद पिछले 8-9 सालों में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा 2% ही रहा है, इससे ज्यादा नहीं रहा है। आप समझ लीजिए, जब भी कोई अर्थशास्त्री ये कहे, जब भी कोई सरकार की तरफ से जारी किया हुआ डेटा आपको ये बताए कि हमारी अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ रही है, तो आप बहुत आराम से उसमें 3 या 4% को घटा दीजिए। मैं तो कहूंगा 5% घटाएंगे। अगर 6% बता रहे हैं तो 5% घटाइए, यानी असली ग्रोथ 1% की है। अगर वो 7% बता रहे हैं तो असली ग्रोथ 2% की है। इससे ज्यादा जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हुई है। दोस्तों, हकीकत यह है कि जीएसटी के रेट घटने से संगठित क्षेत्र पर जो अतिरिक्त मार पड़ेगी, उसका असर केवल गरीबों पर ही नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे बाजार में डिमांड घटने के रूप में होगा।
देखिए, अगर गरीबों की जेब में पैसा नहीं होगा, उनकी क्रय शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो फिर बाजार में बहुत कम लोग ही माल खरीदने के लिए आएंगे, भले ही उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। उनकी संख्या काफी कम होगी और बाजार में चीजें कम बिकेंगी। चीजें कम बिकेंगी तो उस इन्वेंट्री में जो उनके भंडार गृह हैं, वो भरते चले जाएंगे और उनकी फैक्ट्रियां फिर ज्यादा उत्पादन क्यों करेंगी? मशीनों को उतना क्यों चलाया जाएगा? मशीन अपनी 100% क्षमता पर नहीं चलेंगी। आगे सुनिए। देखिए, जब पूरे बाजार में डिमांड घटेगी, तो प्राइवेट सेक्टर जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित क्षेत्र है, वह भी निवेश कम करेगा और यही हो भी रहा है। सरकार बार-बार कह रही है कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी इन्वेस्टमेंट निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र कोई निवेश नहीं बढ़ा रहा है। क्यों नहीं बढ़ा रहा है? निजी क्षेत्र का कहना है कि जब तक हमारे पास मांग नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे निवेश करके? रिजर्व बैंक भी कहता है कि कैपेसिटी संगठित क्षेत्र में 70 और 75% के बीच में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। यानी संगठित क्षेत्र की मशीनें जो हैं, फैक्ट्रियों की मशीनें केवल 70 से 72% तक, 70 से 75% के बीच ही उत्पादन कर रही हैं। अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसकी 72 कारें ही बिक रही हैं, 28 कारें उसकी स्टोर में खड़ी हुई हैं, तो फिर जो उत्पादन कर रहा है, उसको दिख रहा है साफ तौर पे उसकी 28 कारें नहीं बिक रही हैं। फिर वो 110 कारों की कैपेसिटी क्यों बनाएगा? 110 कारों की कैपेसिटी तो वो तब बढ़ाएगा जबकि उसकी मांग 85 से 90% पर पहुंच जाएगी। मतलब यह है कि जब अंडर सेल हो रही हो प्रोडक्शन की, तो फिर नई डिमांड क्रिएट करने के लिए और बड़ी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत क्या है? दोस्तों, अब आइए हमारे मार्केट के ऊपर। हमारा बाजार केवल 10% लोगों का बाजार है। जब मोदी जी कहते हैं कि इनकम टैक्स में दी गई छूट, जो पिछली बार दी गई थी, इनकम टैक्स टैक्स में दी गई छूट और जीएसटी के रेट कट दोनों को मिलाकर हमने देश की जनता को बहुत बड़ा उपहार दिया है। तो ये देश की जनता क्या है? यह देश की जनता केवल 10% लोग हैं। इनमें से ऊपरी 10% में भी सबसे ऊपर जो 1% के लोग हैं, वो सुपर रिच हैं। वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल कमाते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे उसके अंदर कमी आती जाती है और आखिर में आप समझ लीजिए 90 से 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग आते हैं इस 10% में। जो नीचे वाली सतह है, इस 10% का भी ज्यादा बड़ा हिस्सा वो है जो 90,000 से 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से कमाते हैं। आप मान सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसकी तनख्वाह 1 लाख होती है। तो वो देश के 10% में तो आता है, लेकिन ये इस पिरामिड की पूरी तरीके बिल्कुल बिल्कुल जड़ में है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने ई श्रम पोर्टल सेटअप किया था। इससे पता लगेगा जिस 90% की मैं अब 90% की कम आमदनी की बात कर रहा हूं, उसका सबूत मेरे पास कहां से आया? अभी एक ई श्रम पोर्टल सेटअप किया था। कोविड के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, तब ये पोर्टल बनाया गया। प्रधानमंत्री ने संसद में खुद बताया है कि इसमें 30 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। 30 लाख श्रमिक इस ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं। शुरुआती दौर में इसमें एक डेटा दिया गया जो बाद में चालाकी से हटा लिया गया। वो डेटा ये बताता है कि 90% लोग, इन जो 30 करोड़ लोगों के जो 90% लोग हैं, उनकी आमदनी 100 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। फिर तो वो गरीबी की रेखा के आसपास ही आते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को ले लें, तो उसका डेटा भी यही बताता है कि ये लोग दरअसल गरीबी की रेखा पर ही आते हैं। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि भारत गरीबों और निम्न आय वर्ग वालों का देश है। लेकिन मोदी जी मानते हैं कि उनका काम आबादी के ऊपरी 10% की परचेजिंग पावर की चिंता करना है। इसके बाद अगर वे किसी की चिंता करते हैं, तो फिर एक काल्पनिक किस्म के नियो मिडिल क्लास की चिंता करते हैं, जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। सारा प्रपंच इसी काल्पनिक मिडिल क्लास या ऊपर की 10% आबादी के लिए किया गया है और इसी प्रपंच को हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके नीचे तो मुफ्त अनाज पाने वाले 80 करोड़ लोग हैं या 30-35 हजार रुपए प्रतिमाह से कमाने वाले करोड़ों भारतवासी हैं। जरा सोचिए, मोदी जी इन विचारों से ये कह रहे हैं कि आप टीवी, फ्रिज, कारें वगैरह खरीदने के लिए बाजार में निकल जाइए। उन्होंने बचत उत्सव की घोषणा कर दी है, उसकी व्यवस्था भी कर दी है। और अगर घूमने फिरने का मन हो तो जाइए, होटलों में कमरा बुक कराइए। उनके रेट सस्ते हो गए हैं। दोस्तों, क्या यह केवल 10% भारतवासियों का प्रधानमंत्री नहीं है जो इस तरह की जुमलेबाजी कर रहा है, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की लफाजी करता है, चीन के माल से भारत के बाजारों को भर देता है, असंगठित क्षेत्र को, जो कि गरीबों और निम्न आय वर्ग वालों का क्षेत्र है, उनको नष्ट करने में तुला हुआ है।
ताकि इन लोगों पर आर्थिक तबाही लगातार बर्पा होती रहे? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सोचने के लिए काफ़ी सामग्री आज छोड़ जाता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मैं आपको मेरी ये समीक्षा पसंद आई हो, ये समीक्षा पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में थी, तो आप नई परख को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से और अपने समाज में आने वाले लोगों समाज के 2 लोगों से भी कहिए कि वो नई परख के साथ जुड़ें और अगर हमारे काम में कोई कमी है, हमारी वीडियो में कोई कमी है, तो आप उससे भी हमें अवगत कराएँ, इससे हमें सुधार का मौका मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।